आज एक समसामयिक विषय WHO की बात कर ली जाए। वह चर्चा में है और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना भी प्रबल हो गई है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना कब हुई, इसके उद्देश्य क्या है, इसके कार्य क्या हैं, इसे अपने कार्यों को करने के लिए धन कहाँ से प्राप्त होता है और इसके प्रमुख कार्य तथा विश्व स्वास्थ्य के संदर्भ में इसकी भूमिका क्या रही है और उसका मूल्यांकन। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। हालांकि इसके पहले ही इससे संबंधित मसौदा संविधान के मसौदा को स्वीकार कर लिया गया था 22 जुलाई 1946 को ही, लेकिन उसे लागू किया गया 7 अप्रैल 1948 को। तो इसका जो संविधान का मसौदा था वो 22 जुलाई 1946 को स्वीकृत हो चुका था, लागू हुआ इस दिन से, इसलिए स्थापना वर्ष ये है। 15 नवंबर 1947 को यह यूएनओ का विशिष्ट अभिकरण भी घोषित कर दिया गया। यूएनओ की एक आनुषंगिक संगठन है, ये यूएनओ से संबद्ध संगठन है, ऐसा 15 नवंबर 1947 को ही घोषित कर दिया गया। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विभिन्न देशों से मिलकर बनता है। इसकी जो सदस्य संख्या है, सदस्य देशों की संख्या है, वो वर्तमान में 194 है। 194 देशों से मिलकर बना हुआ यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसको अगर पूरी तरह से डिफाइन किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय, अंतर सरकारी और समन्वयकारी संगठन है। यह एक अंतर सरकारी, समन्वयकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि यूएनओ का आनुषंगिक संगठन भी है। अब इसकी संरचना को अगर देखा जाए कि इसकी संरचना क्या है, तो इसकी संरचना में इसका जो प्रमुख होता है WHO का, उसे महानिदेशक बोला जाता है। वर्तमान महानिदेशक टीए ब्रेसस हैं, इथियोपिया के माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। मलेरिया के संदर्भ में इनका महत्वपूर्ण कार्य है। इसका जो निर्णयकारी निकाय है उसे विश्व स्वास्थ्य सभा बोला जाता है। यह किन लोगों से मिलकर बनता है? यह सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से मिलकर बनता है। यानी विश्व स्वास्थ्य सभा के वही सदस्य हैं जो सदस्य देश जितने हैं उनके प्रतिनिधि इस सभा के सदस्य हैं। यही WHO संबंधी समस्त निर्णय इसी सभा द्वारा लिया जाता है। और एक कार्यकारी संगठन भी है इसका, जो 32 सदस्यों से मिलकर बनता है। इसका कार्य है इसके लिए एजेंडा तय करना, सभा के लिए एजेंडा तय करना और सभा द्वारा लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करना। यह अपना कार्य विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से करता है। WHO क्षेत्रीय संगठन जो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय संगठन है, दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय संगठन, क्षेत्रीय संगठन, इसका मुख्यालय दिल्ली में है, नई दिल्ली। पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्रीय संगठन, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्रीय संगठन, इसका मुख्यालय मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में है, अलेक्जेंड्रिया। इसी प्रकार पश्चिमी प्रशांत क्षेत्रीय संगठन, इसका मुख्यालय
फिलीपींस के मनीला में है। अमेरिका क्षेत्रीय संगठन, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। यूरोपियन क्षेत्रीय संगठन, इसका मुख्यालय कोपेनहेगन, डेनमार्क, कोपेनहेगन में है। अफ्रीकी क्षेत्रीय संगठन, इसका मुख्यालय ब्रेज़विले, कांगो में, ब्रेज़विले में है। तो इस प्रकार यह अपने इन 6 क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से कार्य करता है। WHO का जो स्थापना वर्ष है, स्थापना तिथि जो है, इसे विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी ये अगर कहा जाए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है, तो ये कहा जाएगा कि WHO की उस दिन स्थापना हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पूरे विश्व में प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष भी यह दिवस मनाया गया है। इस वर्ष का जो थीम है वो है नर्स और मिडवाइफों की सहायता करें। इस संदर्भ में WHO ने वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट भी जारी की है। उस रिपोर्ट में WHO ने यह बताया है कि विश्व में नर्स और मिडवाइफों की 60% कमी है। नर्सों और मिडवाइफों की स्वास्थ्य सेवाओं में क्या भूमिका है, इस संदर्भ में आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर्स इलाज करते हैं, 24 घंटे या 12 घंटे में एक बार राउंड पे आते हैं, देखते हैं मरीज को, चले जाते हैं। लेकिन मरीज का हर पल खबर रखना, हर पल उस पर नज़र रखना, उसकी निगरानी करना, यह किसके जिम्मे है? यह जिम्मे है नर्स और मिडवाइफों के। तो इस बात से स्पष्ट है कि स्वास्थ्य सेवाओं में इनकी क्या भूमिका है। अगर इनकी कमी है तो निश्चित रूप से विश्व की स्वास्थ्य सेवाएं इससे प्रभावित हो रही होंगी। अब WHO के संगठन के पश्चात, संरचना के पश्चात, इसके उद्देश्यों को देखा जाए कि WHO का उद्देश्य क्या है, इसके गठन करने के उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उद्देश्य जिसे हम व्यक्त कर सकते हैं वो ये कि सभी लोगों के स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना। सभी लोगों के स्वास्थ्य के उच्चतम संभव स्तर को प्राप्त करने में सहायता करना या सहयोग करना। सभी लोगों के उच्चतम स्वास्थ्य स्तर, स्वास्थ्य का स्तर कैसा होना चाहिए? उच्चतम जितना संभव हो सके। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए WHO द्वारा अनेकों कार्य संपादित किए जाते हैं। तो WHO के कार्यों को अगर देखा जाए, एक प्रश्न आपका थर्ड पेपर से मेंस के व्यू से देखें तो मेंस का जो थर्ड पेपर है वहाँ ये प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित हो सकता है। तो कार्य को अगर देखा तो कार्यों में स्वास्थ्य अनुसंधान का एजेंडा तैयार करना, एजेंडा तय करना, एजेंडा तय करना और उससे संबंधित नियम तथा मानकों का निर्धारण तथा उससे संबंधित नियम और मानकों का निर्धारण, स्वास्थ्य संबंधी रुझानों की निगरानी और उनका आकलन, स्वास्थ्य संबंधी रुझानों की निगरानी
और उनका आकलन सदस्य देशों में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास, सदस्य देशों के स्वास्थ्य सेवाओं के विकास में सहयोग प्रदान करना। अब यह सहयोग किन किन कार्यों के माध्यम से दिया जाता है इसके द्वारा, तो इससे संबंधित जो कार्य हैं वो आपके स्वास्थ्य देखभाल को सुनिश्चित करना, परिवार मातृ बाल स्वास्थ्य को संवर्धित करने का प्रयास करना, परिवार नियोजन, स्वच्छ जलापूर्ति, सफाई आदि को सुनिश्चित करना। इसी के साथ स्वास्थ्य शिक्षा व अभियांत्रिकी, बीमारियों की रोकथाम, करना। इसी के साथ दवाओं, टीकों का उत्पादन और इनकी गुणवत्ता नियंत्रण या भी इसका कार्य है। इसके कार्यों में बीमारियों का वर्गीकरण, सदस्य देशों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना, बीमारियों का विशेषकर संचरित बीमारियों का नामकरण। तो ये WHO के महत्वपूर्ण कार्य हैं। अब इन ढेर सारे कार्यों को करने के लिए WHO के पास धन कहाँ से उपलब्ध होता है? तो WHO के पास जो धन आता है उसके विभिन्न स्रोत हैं। मुख्य रूप से 4 स्रोत हैं जहाँ से इसे फंडिंग होती है। तो 4 फंडों के माध्यम से इसकी फंडिंग होती है। वो फंड कौन कौन से हैं? तो उसमें देखा जाए तो फंडिंग के स्रोत मूल्यांकन फंडिंग, शैक्षिक फंडिंग, PIP फंडिंग, पूर्व शैक्षिक फंडिंग। WHO के पास जो धन आता है, जैसे इस समय 432 अरब 17 करोड़ रुपया इसके पास धन है। तो इसमें से सर्वाधिक हिस्सा शैक्षिक फंडिंग का है। सर्वाधिक धन इस फंड से आता है, उसके बाद इससे आता है, फिर इसका स्थान है, फिर इसका स्थान। यहाँ से लगभग 432 में से 336 अरब रुपया यहाँ से मिल जाता है। यहाँ से जो रुपया मिलता है लगभग 75 अरब, यहाँ से 13 अरब, यहाँ से लगभग 12 अरब।
तो आप देख रहे हैं कि WHO को सर्वाधिक धन स्वैच्छिक फंडिंग से प्राप्त होता है। मूल्यांकन फंडिंग, जो सदस्य देश हैं, सदस्य देशों द्वारा WHO को धन उपलब्ध कराया जाता है। वह धन जो उपलब्ध कराया जाता है वो इस मूल्यांकन फंडिंग के तहत है। सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था और उनकी जनसंख्या के आधार पर यह फंड, कितना फंड किस सदस्य देश द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, इसका मानक जो निर्धारित किया जाता है वह सदस्य देश की अर्थव्यवस्था के आकार और जनसंख्या के आकार के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ से उसे सदस्य देशों द्वारा धन उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ से जो धन उपलब्ध कराया जा रहा है इसमें सर्वाधिक धन अमेरिका द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। फिर अमेरिका के पश्चात चीन, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, ब्रिटेन। तो यहाँ से जो धन उपलब्ध कराया जा रहा है सबसे अधिक धन अमेरिका द्वारा, फिर चीन, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, ब्रिटेन। अब यहाँ जो सदस्य देश इस फंड के माध्यम से जो धन उपलब्ध कराते हैं, इसके अलावा वो स्वैच्छिक फंडिंग भी कर सकते हैं। जो धनी देश है वे स्वैच्छिक फंडिंग भी करते हैं। सर्वाधिक धन यहाँ से आ रहा है। यहाँ स्वैच्छिक फंडिंग में भी सर्वाधिक फंडिंग कौन करता है? अमेरिका करता है। अमेरिका के पश्चात बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है और उसके बाद GAVI वैक्सीन अलायंस फंडिंग करता है यहाँ स्वैच्छिक फंडिंग में। और उसके पश्चात ब्रिटेन, जर्मनी, चौथे स्थान पर ब्रिटेन है, पांचवें स्थान पर जर्मनी है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी WHO को फंड उपलब्ध कराते हैं, जैसे विश्व बैंक है, रोटरी क्लब है, यूएनओ है। तो इनके माध्यम से भी WHO के पास यहाँ से धन आते हैं, या यहाँ या यहाँ। ये PIP पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा प्रिपेयरनेस नामक एक फंड है, इन्फ्लुएंजा को पैंडेमिक होने से रोकने के लिए। तो यहाँ भी जो धन यहाँ उपलब्ध कराया जाता है विभिन्न संगठनों द्वारा। सर्वाधिक कुल धनों में सर्वाधिक योगदान, कुल फंडिंग में सर्वाधिक योगदान अमेरिका का है। लगभग 14.7% WHO के पास जो कुल धन प्राप्त होता है उसमें से लगभग 14.7% की फंडिंग अकेले अमेरिका करता है, वो यहाँ से यहाँ इन माध्यमों से। यहाँ पर जो क्रम है सर्वाधिक, और वही क्रम जो सर्वाधिक फंड उपलब्ध कराने वालों का, उसमें अमेरिका है। मेलिंडा फाउंडेशन है, GAVI वैक्सीन अलायंस, फिर ब्रिटेन, फिर जर्मनी। तो यहाँ क्रम ये है। सर्वाधिक धन कुल स्रोतों में सर्वाधिक अमेरिका 14.7% कराता है। भारत जो फंड उपलब्ध कराता है WHO को, वह मूल्यांकन फंडिंग का 1%, कुल फंडिंग का लगभग 0.48% ये भारत द्वारा WHO को धन उपलब्ध कराया जाता है। तो इस प्रकार WHO के पास धनराशि आती है और वह विश्व के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है। WHO द्वारा जो कार्य अब तक किए गए हैं उसमें सर्वाधिक उल्लेखनीय कार्यों में चिकन पॉक्स का उन्मूलन 1957 में यह कार्यक्रम चलाया गया
चिकन पॉक्स को उन्मूलित करने का 1980 में विश्व को इससे मुक्त घोषित किया गया। हालांकि 1977 में यह कार्य हो चुका था, सिर्फ सोमालिया एक देश था जहाँ पे कुछ मामले आए थे, लेकिन 1980 में इसकी समाप्ति का प्रमाण कर दिया गया। उसके बाद जो कार्यक्रम इसके द्वारा चलाए गए जिन बीमारियों को नियंत्रित करने के संदर्भ में, उसमें याज नामक एक संक्रमणीय बीमारी थी जो निग्रो जनजात में पाई जाती थी, उसका उन्मूलन किया। कुष्ठ, ट्रेकोमा, कालरा, पित्त ज्वर, इन सब बीमारियों को समाप्त करने में WHO की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1970 में इसने परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया। 1974 में इसने बालकों को रोग विहीन करने हेतु टीकाकरण कार्यक्रम चलाया। 1987 में WHO द्वारा मातृ मृत्यु दर को कम करने संबंधी कार्यक्रम चलाए गए। 1988 में इसके द्वारा पोलियो उन्मूलन का कार्यक्रम चलाया गया और 1992 में पर्यावरण सुरक्षा पर बल संबंधी कार्यक्रम चलाया गया और 1993 से एड्स उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। WHO द्वारा जो सर्वाधिक धन खर्च किया जाता है वो पोलियो उन्मूलन पे खर्च किया जाता है, उसके बाद पोषण और स्वास्थ्य देखभाल पे खर्च किया जाता है, फिर टीकों पर खर्च किया जाता है। तो इस प्रकार WHO द्वारा ये धन और धन का व्यय किन किन मदों में किया जाता है, ये है। WHO का एक महत्वपूर्ण कार्य बीमारियों का नामकरण करना है। बीमारियों का नामकरण कैसे किया जाएगा, इस संदर्भ में पहले से ही विवाद रहा है। कई बीमारियों का नामकरण पूर्व में स्थान के किसी नदी के नाम पे होता रहा है या किसी जानवर के नाम पे होता रहा है, जैसे जापानी इन्फ्लूएंजाइटिस, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, इबोला, जिंका। तो इस तरह के नामकरण किए जाते रहे, लेकिन इससे दिक्कत यह है कि अगर किसी जानवर के नाम पर किसी बीमारी का नाम रख दिया जाए तो उस जानवर से भय व्याप्त हो जाएगा, उस जानवर की उपेक्षा होने लगेगी, तो उसके प्रति जाति होगी। किसी देश के किसी स्थान के नाम पर अगर बीमारी का नामकरण कर दिया जाता है तो उस स्थान संबंधी जो उस देश के व्यापारिक क्रियाकलाप है या उस देश का पर्यटन उस स्थान से संबंधित जो है वो प्रभावित होगा। तो विश्व में एक नकारात्मक छवि उस स्थान के लोगों के प्रति विश्व के लोगों की बनेगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 2015 में WHO ने एक प्रोटोकॉल जारी किया, प्रकाशित किया कि नामकरण कैसे किए जाएंगे। इसमें भारत की भी एक कहानी है। वैज्ञानिकों ने एक बैक्टीरिया का निर्माण किया और उसे न्यू दिल्ली बग नाम दिया गया। भारत ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया, बाद में उस नाम को परिवर्तित करके सुपर बग किया गया। तब WHO ने 2015 में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन और खाद्य तथा कृषि संगठन से सलाह मशवरा करके एक प्रोटोकॉल को तैयार किया, एक मानक तैयार किया कि बीमारियों का जो नामकरण किया जाएगा वो इस आधार पर किया जाएगा। तो बीमारियों के नामकरण के संदर्भ में जो अब मानक अपनाए जाते हैं, पहली बात तो WHO अकेले नामकरण नहीं करता है, उसके साथ 2 और संगठन जुड़े होते हैं जिनसे वह सलाह लेता है। वो है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन और जिसका मुख्यालय पेरिस में है, या WTO का संबद्ध संगठन माना जाता है। दूसरा खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका मुख्यालय इटली के रोम में है, 1945 में इसकी स्थापना हुई। तो इन दोनों संगठनों से सलाह विमर्श करने, विचार विमर्श, सलाह मशवरा करने के पश्चात नामकरण किया जाता है। नामकरण में ध्यान किस चीज़ का रखा जाता है? पहले तो ये कहा जाता है कि 1 से अधिक शब्दों का नाम होना चाहिए। नाम में क्या क्या होने चाहिए? नाम में स्पष्ट रूप से रोग के कारक, कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है, किसे किस ऋतु में कितने भयावह
इसका रूप है। साथ में पर्यावरण, समुद्र, नदी आदि के माध्यम से अगर ऐसा कुछ है तो उसका इसमें संकेत हो, वर्ष का संकेत हो। तो प्रयास ये किया जाता है कि इस तरह का नाम हो कि इन सारी चीज़ों का इसमें, इन सारी चीज़ों के संदर्भ में इससे बोध हो जाए। किस पर, जैसे बूढ़ों पे असरकारी है, ज़्यादा घातक है उनके लिए, या बच्चों के लिए ज़्यादा घातक है, किस ऋतु में ज़्यादा प्रभावी है, कितने भयावह रूप है। तो इन सब चीज़ों का उस नाम में प्रयास किया जाता है कि उस नाम से ही इस तरह के संकेत मिल जाए। प्रयास ये भी होता है कि बहुत साइंटिफिक नाम ना हो, जिससे लोगों को आम लोगों को इसे बोलने समझने में दिक्कत हो। तो इस बात का भी ध्यान दिया जाता है कि नाम सरलीकृत हो। साथ में किन किन चीज़ों के आधार पर नाम नहीं रखना है, या नाम रखते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और जैसे पर्यटन, व्यापार, ये सब कोई जंतु, जानवर पर इसका नकारात्मक प्रभाव न पड़े, इस तरह का नाम ना हो जिससे इन पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़े। सांस्कृतिक, सामाजिक, व्यावसायिक, जातीय समूहों को कोई आघात न हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। तो इतनी बातों का ध्यान रखकर नामकरण किया जाता है। नामकरण के संदर्भ में सीवियर, जैसे सॉर्स के संदर्भ में आपने देखा सीवियर एक्यूट, तो सीवियर नाम जो जोड़ा जाता है, नाम के पूर्व जो सीवियर लगाया जाता है, वह जब अत्यधिक किसी बीमारी से अत्यधिक मौतें होती हैं या होने की संभावना होने लगती हैं, तब उसके नाम के आगे सीवियर जोड़ा जाता है। इसी प्रकार नोवेल, तो नोवेला जो शब्द जोड़ा जाता है, किसी बीमारी की कैटेगरी पहले से ज्ञात है लेकिन अब उसमें मौतों की संख्या ज़्यादा है, तो उसके आगे नोवेला जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार नामकरण किया जाता है। नामकरण के संदर्भ में एक विवाद उत्पन्न हुआ है। WHO ने जो नामकरण किया है कोविड-19 का, तो उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति और वहाँ के अधिकारियों ने इसे चीनी वायरस या वुहान वायरस के नाम से संबोधित किया। इसका प्रतिरोध चाइना ने किया। तो इस संदर्भ में एक विवाद WHO के संदर्भ में उठा था, लेकिन 2015 में ही WHO ने तत्काल कोई इस वायरस के नामकरण के संदर्भ में इस तरह का कोई डिसीजन नहीं लिया है, बल्कि यह डिसीजन पहले ही हो चुका था, 2015 से ही हो चुका था। WHO ने कोविड के संदर्भ में कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिससे अमेरिका का नाराज है, या अमेरिका का मानना है कि इस तरह के कार्य WHO द्वारा नहीं किए जाने चाहिए थे, जिससे कोविड को नियंत्रित करने में विश्व को परेशानी हो रही है। पहले ही इसे महामारी नहीं घोषित कर दिया गया, क्यों नहीं घोषित किया गया? तो इस तरह के आरोप लगाकर अमेरिका ने WHO की फंडिंग को रोक दिया है। तो WHO की फंडिंग को रोकना कितना जायज़ है? अमेरिका ऐसा ये पहला संगठन नहीं है जिसे अमेरिका ने फंडिंग से रोका है। इसके पहले भी कई संगठनों की फंडिंग को रोकता रहा है। लेकिन ऐसे समय जब कोविड-19 से पूरी दुनिया लड़ रही है और WHO उस मुहिम में शामिल है, तो उसकी फंडिंग को रोकने से इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और जिसके लिए ये फंडिंग रोकी गई है कि चाइना के दबाव में WHO ने लेट लतीफ़ी की, तो इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है कि अगर अमेरिका ने ये फंडिंग रोक दी और ये फंडिंग चाइना ने कर दी, तो फिर अमेरिका जिस प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए सब कार्रवाई कर रहा है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये कुछ मुद्दे हैं WHO को लेकर। इसके बाद भी कोविड-19 ने हमारे आपके सामने पढ़ने की ढेर सारे विषयों को सामने ला के रख दिया है कि वहाँ से प्रश्न बनेंगे। हालांकि उसमें से कुछ विषय सदा इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन अब उनका इम्पोर्टेंस और भी बढ़ गया है।
उन विषयों को भी क्रम से हम लोग एक एक करके डिफाइन करेंगे। WHO के संदर्भ में एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट WHO की बहुत ही सकारात्मक रिपोर्ट आई है और WHO ने कहा है कि 2010 के बाद विश्व में धूम्रपान करने वाले लोगों की संख्या घट रही है। उसने कहा कि 2020 तक 20 लाख पुरुषों ने धूम्रपान को छोड़ा है और WHO का यह अनुमान है कि 2025 तक यह संख्या 50 लाख हो जाएगी। तो यह एक सकारात्मक रिपोर्ट है। महिलाओं के संदर्भ में ये पहले से ही सकारात्मक था, अब पुरुषों ने भी इसे छोड़ना शुरू किया है। WHO का मानना है कि जो उसके सदस्य देश हैं उसमें से 60% देशों में यह प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। उसके पीछे जो मुख्य कारण है उसमें यह कहा गया है कि सदस्य देशों द्वारा धूम्रपान निषेध पर अधिक बल दिया जा रहा है, वहाँ इन सामग्रियों के उत्पादन पर निगरानी रखी जा रही है। इस कारण से यह बदलाव दिख रहा है। WHO द्वारा कुछ रिपोर्टें भी जारी की जाती हैं। वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिक रिपोर्ट जारी की जाती है और WHO का जो प्रकाशन है उसमें वह डिजीजेज के क्लासिफिकेशन संबंधी क्लासिफिकेशन को भी प्रकाशित करता है। तो इस प्रकार WHO की कुछ सामान्य बातें हुई।